हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था रदरफोर्ड मॉडल और जो है जे थॉमसन मॉडल के बारे में जाना था। आज हम जो है बोर्स मॉडल के बारे में जानेंगे। बोर मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो बोर मॉडल है, नील्स बोर ने इन 1912 के अंदर नील्स बोर ने एक मॉडल दिया। उस मॉडल के अंदर एटम के बारे में एक मॉडल दिया। क्या कहा उसके बारे में हम देखते हैं, उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स है उसने ये बताया कि जो एटम है उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पहली बात तो इसने ये कही, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। ये देखिए, हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेते हैं। रदरफोर्ड ने, आप जानते हैं रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स रही थी। उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया, तो उसको ओवरकम करने के लिए नील्स बोर ने ये मॉडल दिया था। तो इसका पहला पोस्टुलेट्स है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इतना तो रदरफोर्ड ने भी बताया था। सेम चीज रदरफोर्ड ने बताई थी कि न्यूक्लियस सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इनका जो पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इसके पाथ को हम बोलेंगे ऑर्बिट कहेंगे या फिर सेल कहेंगे। सेल या ऑर्बिट जो है हम इसको बोलते हैं। अब जो एनर्जी, या हम इसको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तीन नाम बताए मैंने, ऑर्बिट, सेल या फिर एनर्जी लेवल। थ्री नाम्स मैंने आपको बताए हैं। ये तीनों जो नेम इसके हैं। थर्ड जो पॉइंट है, पहला पॉइंट में क्या बताया इसने? सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। और सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड पोस्टुलेट, ईच ऑर्बिट हैज द फिक्स्ड एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज द फिक्स्ड एनर्जी। फिक्स्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्बिट है इन्हें एनर्जी लेवल भी कहते हैं या एनर्जी सेल भी कहते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है क्या होती है? फिक्स होती है। फोर्थ में इसने कहा कि जो ऑर्बिट है, ये जो एनर्जी लेवल है, उनकी नंबरिंग की जाती है। किससे? उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 या फिर KLMN। इस तरीके से इसकी नंबरिंग की जाती है। हर एक जो ऑर्बिट्स है उनकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 या फिर KLMN से इसकी नंबरिंग जो है वो की जाती है। अब फिफ्थ पॉइंट पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है रिमेन करता है इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी कि अपने ही कक्ष के अंदर ये जो है रिवॉल्व करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझ लेते हैं इस चीज को कि किस प्रकार से। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन एटम मैंने ले लिया। ये क्लोरीन एटम मैंने लिया है। न्यूक्लियस इसके अंदर ये जो क्लोरीन एटम है इसके सेंटर के अंदर, थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। जो सेंटर के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है। दूसरी चीज, न्यूट्रॉन की तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम न्यूट्रॉन नहीं लिख रही क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी जब तक इसने नील्स बोर ने मॉडल दिया। क्लोरीन जो है उसके एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन दी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, और लास्ट में कितने हो गए? लास्ट में हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब इसमें जो एनर्जी लेवल है, यानी कि हर एक सेल, फर्स्ट सेल इसका जो नेम दिया K, सेकेंड का नेम दे दिया L, फिर M, और इसके बाहर जो हो गया LMN। इस तरीके से इसने नेमिंग दी, या फिर 1 2 3 4
इस तरह से नंबरिंग दी। हर एक की जो एनर्जी है, हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, इसने ये बताया। दूसरी चीज उसने बताई कि ना तो ये जब भी अपने कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, उस समय एनर्जी ना लॉस होती है ना ही गेन होती है। जब भी ये ऑर्बिट के अंदर, मैंने बताया कि एनर्जी लॉस और गेन नहीं होती, एनर्जी ना लॉस होती है ना ही गेन होती है। जब भी ये अपने पर्टिकुलर पाथ के अंदर चल रहा है, बेटा जैसे कोई अपने घर में रह रहा है, ना वो बाहर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, अपने ही घर में जा रहा है, तो ना उसका नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, दोनों ही चीजें हैं तो सेम, ना लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये जो है दूसरे ऑर्बिट के अंदर जंप करता है, यानी कि ये जो है ये इसके अंदर चला जाता है या फिर ये इसके अंदर आ जाता है, हाइयर जंप करता है, यानी कि लोअर टू हाइयर, लोअर टू हाइयर एनर्जी लेवल में जाता है या फिर हाइयर से लोअर में आता है, उस समय इनकी एनर्जी में लॉसिंग या गेनिंग होती है। किस प्रकार से होती है? जब भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं लोअर से हाइयर में जाएगा, लोअर से हाइयर में जा रहा है, लोअर टू हाइयर, लोअर से हाइयर में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? गेन होगी। और हाइयर से लोअर में आएगा, हाइयर से लोअर में आएगा तो क्या होगी? एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी। ये एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो है, जैसे आप 9 से 10th क्लास में जाओगे, 9 से जब आप 10th में जाओगे तो आपकी एनर्जी गेन हुई है, एक तरह से आपको बेनिफिट हुआ है, 1 ईयर का बेनिफिट आपको हुआ है, साथ में कुछ जो है आपने गेट किया है। सेम चीज अगर आपको 8th में कर दिया जाए, 9 से 8th में कर दिया जाए तो आपकी एनर्जी क्या होगी? लॉस। अगर सेम यानी कि जैसे आप 9th क्लास में 9th में ही रहोगे तो ना लॉस होगी ना ही गेन होगी। तो सेम चीज ये बताना चाह रहा है इसने अपने पोस्टुलेट्स में क्या क्या बताया। एक तो न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड चीज इसने बताया कि हर एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर ही करते हैं। इसकी जो नंबरिंग है वो 1 2 3 4 से करेंगे या KLMN से करेंगे, और जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स रहेगा। जब भी एनर्जी लेवल कब लॉस या गेन होता है? जब लोअर से हाइयर में जाएगी, लोअर से हाइयर में जाएगी तो एनर्जी गेन होगी, और हाइयर से लोअर में आएगी यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला गया तो लोअर से हाइयर में गया, इस समय एनर्जी गेन होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, ये इसके पास आ जाता है तो क्या होगी? ये लॉस होगी। अब हम देखते हैं हाउ वाज द न्यूट्रॉन डिस्कवर। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखते हैं। न्यूट्रॉन, ये इसको किसने डिस्कवर किया था? क्या था ये? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी। इसको जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, और जो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने की थी। अब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है साइंटिस्ट के सामने आया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, सभी जानते थे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। ये नियर अबाउट 9.1 × 10⁻³ kg के बराबर होता है, जो कि ना के बराबर है, नेग्लिजिबल, उसको कंसीडर ही नहीं किया गया। तो प्रोटॉन का मास हम लेके चलते हैं कि ओवरऑल जो मास है वो प्रोटॉन का है, लेकिन जब भी ओवरऑल अगर एटम का जो मास है वो फाइंड आउट किया गया तो नियर अबाउट वो जो है डबल मिला। डबल है तो इसके अंदर दूसरा पार्टिकल भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया इन 1930 के अंदर। 1930 के अंदर जो है इसको सॉर्ट आउट किया, इस प्रॉब्लम को चैडविक। किसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया? चैडविक ने। चैडविक ने जो है इसकी प्रॉब्लम को जो है वो शॉर्ट आउट कर दिया। उसने बताया चैडविक ने कि एक और दूसरा जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है इसके अंदर, या ये कह सकते हैं 1930 तक ये माना गया। तो 1932 के अंदर चैडविक ने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया कि एक और भी पार्टिकल है जिसका नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। क्योंकि एटम जो है न्यूट्रल है,
एटम न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो इट मीन्स जो पार्टिकल है उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, नो चार्ज। और इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल n से, n जीरो हम कह सकते हैं। इस जीरो का मीनिंग क्या होता है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब हम देखते हैं मास। इसका मास नियर अबाउट मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मास के नियर अबाउट जो है वो बराबर है। जितना प्रोटॉन का मास है नियर अबाउट उतना ही है। प्रोटॉन का कितना था, सेम 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर है, जो इसको कंसिडर करते हैं। और ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम मास नंबर लेते हैं तो मास नंबर जब भी लेंगे तो सम करेंगे, यानी कि मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये था न्यूट्रॉन। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें, तीनों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें, एक बार कंपैरिजन आपको बता देती हूँ तीनों का। तीनों के कंपैरिजन में क्या होगा, एक साइड हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमने प्रोटॉन लिया है और तीसरा हमने न्यूट्रॉन। इसका हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करते हैं E नेगेटिव से, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से, न्यूट्रॉन को N जीरो से। इससे रिप्रेजेंटेशन इनकी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब रिलेटिव अगर हम मास देखें, रिलेटिव मास, रिलेटिव मास की अगर कंपैरिजन करें तो इसका जो रिलेटिव मास होता है 1/1814 ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मास के इतने बराबर होता है, और इसका इक्वल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है इसका मास। और न्यूट्रॉन का भी हाइड्रोजन एटम के बराबर ही होता है, यानी कि जितना हाइड्रोजन का है उतना ही किसका है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो बराबर होगा, रिलेटिव मास। थर्ड अगर कंपैरिजन करें तो इसका एब्सोल्यूट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसका एब्सोल्यूट मास अभी अभी मैंने बताया था सेम 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का भी सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है। चार्ज अब अगर हम बात करें चार्ज की, तो इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसके ऊपर +1, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ये थी इनकी कंपैरिजन। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कंपैरिजन भी देखी। आज के टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।